जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ एग्जाम बूस्टर बैच। इस वीडियो के अंदर हम तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 1 के कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है वेदर स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड थर्ड टॉपिक हम कवर करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पिछले एग्जाम्स के पेपर उठा के देख लेना, एमटीपी उठा के देख लेना, आरटीपी उठा के देख लेना। ये वाले क्वेश्चंस जो है तीनों में से, चाहे वो स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव है, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हर एग्जाम में इन तीनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएगा। तो आप मान के चलिए कि ये वाला जो लेक्चर है वो आपके कम से कम 5 नंबर जो है सिक्योर करवाने में आपकी मदद करेगा। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम सारे लेक्चर्स की अप्रोच कैसे रखने वाले हैं। ठीक है, आपको नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, आपको कैसे इसको पढ़ना है और आगे वाले लेक्चर्स में भी कैसे अपने को इसको इसके साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अपन ने क्या किया है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जैसे अपना टॉपिक है, तो मैंने आपको ये 10 पॉइंट्स दिए हैं। अगर आप देखोगे तो टोटल 10 पॉइंट्स है। ये 10 पॉइंट्स के अंदर जो भी आज तक आईसीआई ने आपसे क्वेश्चन पूछा हो प्रोएक्टिव या रिएक्टिव स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, प्लस स्टडी मैट में अगर कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ हो, तो वो मैंने इन 10 पॉइंट्स के अंदर आपके लिए कवर कर दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन 10 पॉइंट्स को ढंग से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, जितने भी आज तक आईसीआई ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं स्टडी मैट वगैरह में, आरटीपी एमटी में, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऊपर हमने हेडिंग दी हुई है क्वेश्चन बैंक प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। इसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो आपके आगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो सारे कवर कर दिए। ठीक है, तो हमने जब पहले ऊपर के 10 पॉइंट्स पढ़ लिए, तो आप जब इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी सारे आंसर्स हैं वो उन 10 पॉइंट्स में से कवर हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने आगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए भी यही किया है। हमने 10 पॉइंट्स में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया और आगे आप क्वेश्चंस देखोगे तो इन्हीं 10 पॉइंट्स में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई भी इस तरीके के नोट्स अवेलेबल हैं पूरे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, पहले बच्चा क्या करता था, स्टडी मैट से कोई भी क्वेश्चन उठाता था या कुछ भी पढ़ता था, फिर जब वो आंसर में जाता था उसी टॉपिक के, तो उसको 3-4 पॉइंट्स कुछ ना कुछ ऐड ऑन मिल जाते थे उसके अंदर, तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाता था कि एग्जाम में हमें लिखना क्या है। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस का क्रक्स है वो मैंने आपको यही नोट्स में दे दिया है, ताकि आप एक साथ टॉपिक में जो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ सको। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होता क्या है। ठीक है, प्रोएक्टिव का मतलब है प्लान। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी जब कंपनी ने पहले से प्लान कर रखी है तो उसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी नाम से ही कह रहा है कि किसी भी कंडीशन या कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट जब चेंज हुई कंपनी की, जैसे मैनेजमेंट ने उसके ऊपर रिएक्ट किया और रिएक्ट करके जो स्ट्रैटेजी बनाई उसको हम कहते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रोएक्टिव इज प्लान्ड स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव इज एन अडेप्टिव रिएक्शन। यानी कि जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ चेंज हुआ, उसको चेंज को देख के हमने जैसा रिएक्ट किया, जैसी स्ट्रैटेजी बनाई उसके लिए, उसको हम कहते हैं अडेप्टिव रिएक्शन स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। कोई भी कंपनी अगर अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है तो वो ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी होगा। ना ही वो पूरी तरीके से प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाएगी कंपनी, ना ही पूरी तरीके से रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाएगी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ठीक है, तो कंपनी की स्ट्रैटेजी हमेशा ब्लेंड रहेगा प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी की ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी की स्ट्रैटेजी एक ब्लेंड रहेगी प्रोएक्टिव एक्शंस का, जो कि मैनेजर के द्वारा लिया गया है कंपनी की मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, और जो मैनेजर्स के रिएक्शंस हैं एंड रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस। जो मैनेजर्स के रिएक्शंस हुए, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स जो हुई और जो फ्रेश मार्केट कंडीशंस हुई इन डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो देखते हुए हमारी टोटल स्ट्रैटेजी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज परमिट, अगर
ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज परमिट करते हैं तो इट इज़ बेटर टू बी प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि यार बेटर स्ट्रैटेजी कौन सी है, रिएक्टिव या प्रोएक्टिव। वैसे तो आपको यही लिखना है एग्जाम में कि ऑलवेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ बेटर टू हैव अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, बट फिर भी अगर वो पूछे कि बेटर कौन सी है तो बेटर हमेशा प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी रहती है। इसका रीज़न ये है कि वो हमें एक एडवांटेज दे देती है इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। इसका एक एग्जांपल है एप्पल। एप्पल कभी भी दूसरे को देख के अपनी नई टेक्नोलॉजी नहीं लेके आता, वो हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी R&D करता रहता है, तभी उसकी जो ब्रांड इमेज है कस्टमर्स के दिमाग में बहुत अच्छी है कि वो कुछ ना कुछ इनोवेशन अपने आप से लेके आता रहता है। अब नेक्स्ट जो आपसे एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो है 4th पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव डिस्कस। ये एज इट इज आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव है, उसको डिस्कस करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट लाइन में लिखेंगे येस इट इज ट्रू दैट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अब प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को हम समझाएंगे कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है 4 लाइनों में, जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट में समझाया हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी, जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी। देन सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट इज मेड बाय एनालाइजिंग पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोज। इट इज मेड बाय एनालाइजिंग पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोज, जितने भी पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोज हो सकते हैं उसको एनालाइज करके हम एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देन इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर्स। ये प्रॉपर एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हमने स्ट्रैटेजी बना ली, उसको इंप्लीमेंट करने का फ्रेमवर्क जो है, जो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है वो एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर्स एंड वर्क ऑन दी स्ट्रैटेजीज इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। ये हमें हेल्प करता है कि हम एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बनाएं पूरी प्लानिंग के साथ और फिर उसके ऊपर हम काम करें प्री डिटरमाइंड मैनर में। ठीक है, it helps, it is made by analyzing all possible environmental scenarios. First point, it helps in creating strategic framework after proper planning and set procedures and work on these strategies in a predetermined manner. पहले से इनके ऊपर काम करने के लिए हमें मदद करती है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब चलते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के ऊपर। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होता है, तो भाई सबसे पहले तो जब हमने प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाई तो देयर कैन बी डेविएशंस बिटवीन वॉट वी विजुअलाइज एंड वॉट एक्चुअली हैपन। जो हमने विजुअलाइज किया था, जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसके बेसिस पे जो होना चाहिए था वो हुआ या नहीं हुआ, उसके बीच में डेविएशन हो सकता है कि भाई हमने क्या सोचा था और क्या हुआ। ठीक है, तभी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी पिक्चर में आती है जब ये डेविएशन होता है। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी नीड टू बी मॉडिफाइड और ऑल्टर्ड। जब ये डेविएशन हो गया, ठीक है, जो हमने प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाई, अब जो हमने विजुअलाइज किया था और जो एक्चुअली हुआ उसमें जब डेविएशन आया अब हमें नीड है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई, हमें ऑल्टर करने की अब उसको ज़रूरत है। तो स्ट्रैटेजी नीड टू बी मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ पॉसिबल एनवायरमेंटल चेंजेस। जो एनवायरमेंट में चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पे अब हमें स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज ट्रिगर्ड बाय द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जब रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कब ट्रिगर होती है, जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज हुआ वैसे ही रिएक्टिव स्ट्रैटेजी ट्रिगर हो गई। जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज हुआ वैसे ही रिएक्टिव स्ट्रैटेजी ट्रिगर हो गई। It provides ways and means to cope with the negative factors. रिएक्टिव स्ट्रैटेजी वो होती है कि वो हमें एक मीन्स देती है कि जैसे ही नेगेटिव फैक्टर्स हो गए मार्केट के अंदर तो हम उसे कोप अप कैसे करें, और हमें ये एडवांटेज देती हैं कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आई मार्केट में, इमर्ज हुई अपॉर्चुनिटी, तो हम उसका फ़ायदा कैसे उठाएं। ठीक है, इसका मैं एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। टैरिफ वॉर हुई, ट्रंप ने जो है टैक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। अब एप्पल को पता है कि भाई जो भी वो इंडिया से या चाइना से इंपोर्ट करता है अपने एप्पल के प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स ड्यूटी लगने वाली है। ठीक है, अब प्री प्लान तो नहीं था, उसको पता नहीं था कि ऐसा कुछ टैरिफ वाली चीज़ आने वाली है। उसने रिएक्टिव स्ट्रैटेजी करी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या करी, जो अभी अवेलेबल उसका माल बन चुका था चाइना से और इंडिया से, वो उसने पहले तो वापसी मंगवा लिया अपना यूएसए के अंदर, ताकि एटलीस्ट उस माल के ऊपर उसकी इंपोर्ट ड्यूटी ना लगे। सेकेंडली, वो मे भी अब आगे प्लान करे कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उन जगहों पर लगाए जहाँ पे टैरिफ कम हो। तो ये हो गई उसकी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को कैसे हेल्प करती है, जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है, यानी कि जो भी टैरिफ वॉर बढ़ा उससे कॉप अप कैसे करें, उसको हमें उसको हेल्प करती है रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। हमें बताती है कि हम कैसे उसे कॉप अप करें, प्लस जो अपॉर्चुनिटी इमर्ज हुई है उसकी हम एडवांटेज कैसे उठा सकें, वो हमें रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बताती है। ठीक है,
तो अपने को प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के अंदर ये 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स लिखने हैं और अपन इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हाउ वेदर द स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव एक्सप्लेन। इस पॉइंट को अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। देन अब इसके अंदर हमें लिखना होता है कि कॉम्बिनेशन अलाउज द फर्म, जो पार्टली रिएक्टिव और पार्टली प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी होती है उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो फर्म को किन्हीं चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, क्या हेल्प करता है? अगर स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होगी तो वो फर्म एंटीसिपेट कर पाएगी फ्यूचर ट्रेंड्स। अगर स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होगी तो फर्म एंटीसिपेट कर पाएगी फ्यूचर ट्रेंड्स, और अगर स्ट्रैटेजी रिएक्टिव होगी तो वो रिएक्ट इफेक्टिवली कर पाएगी टू इमीडिएट मार्केट चेंजेस। देखो, टू बोथ कॉम्बिनेशन अलाउज द फर्म टू बोथ एंटीसिपेट द फ्यूचर ट्रेंड्स, यानी कि प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंटीसिपेट द फ्यूचर ट्रेंड्स। जो एंटीसिपेट करने वाली बात है वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कहती है, और रिएक्ट करने वाली बात जो है वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कहती है। तो रिएक्ट इफेक्टिवली टू इमीडिएट मार्केट चेंजेस। सेकंड पॉइंट, इट इनेबल्स द फर्म टू एंटीसिपेट, दोबारा से एंटीसिपेट आया तो यहाँ पे प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है। इट एंटीसिपेट मार्केट शिफ्ट्स एंड अडेप्ट आए तो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, अडेप्ट टू देम इफेक्टिवली एंश्योरिंग इट्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हमें एंटीसिपेट करने में हेल्प करती है मार्केट ट्रेंड्स और मार्केट शिफ्ट्स, एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हमें अडेप्ट करने में हेल्प करती है मार्केट चेंजेस, और हमें इंश्योर करती है कि जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है वो हम अच्छे से हम उसको बरकरार रख सकें, हम जो कस्टमर को है सेटिस्फाई कर सकें। तो ये हो गया आपका प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार ये नोट्स जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाउ अ कंपनी बिल्ड इट्स प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो अब क्वेश्चन क्या करता है? देखो, क्वेश्चन क्या करेगा, आपको बताएगा कि हमारी कंपनी जो है ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, या हमारी एक मान लो कुछ रिटेल सेक्टर में है। ठीक है, अब क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इस रिटेल सेक्टर की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही है, शॉप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही है इसके ऊपर सेल्स की। ठीक है, तो आप कंपनी के लिए प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, या आप बताओ कि कंपनी को कौन सी प्रोएक्टिव और कैसी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप कर सके। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें उसका आंसर क्या लिखना है? हमें सबसे पहले बताना है कि वो कंपनी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या क्या अपना सकती है। तो अभी हम ऊपर पढ़ा कि एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड्स इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, द कंपनी कैन प्रोएक्टिवली एनालाइज द मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। कस्टमर प्रेफरेंसेस और मार्केट ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर ले ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल कंपनी कैन इन्वेस्ट इन मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड वॉट कस्टमर्स वैल्यू, टेलर इट्स ऑफरिंग एंड मीट दोज नीड्स। वो एकदम रिसर्च करे कि भाई आजकल कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपने कस्टमर्स को ऑफरिंग दे। ये हो गई आपकी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। अब रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी ये है कि मान लीजिए कि एक विजय सेल्स है। अब विजय सेल्स को दिख रहा है कि भाई सब कुछ ही वो फ्लिपकार्ट पे बिक रहा है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो भाई तू भी अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे, जैसे विजय सेल्स आजकल ऑनलाइन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। जब उसने देखा कि सब कुछ ही ऑनलाइन जा रहा है तो मैंने भी अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ठीक है, तो क्या द कंपनी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द मार्केट एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉम्पिटिटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लॉन्चेज अ न्यू शॉपिंग प्लेटफॉर्म, द कंपनी शुड क्विकली असेस द इम्पैक्ट ऑन इट्स बिजनेस एंड डेवलप अ रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो वो उसी टाइम उसको रिएक्ट करे और रिस्पॉन्स करे। द रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन हेल्प द कंपनी टू अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। ये वही ऊपर वाला पॉइंट है। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच मतलब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन, ये जो अप्रोच है दिस विल अलाउ द कंपनी टू कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ वाइल मिटिगेटिंग रिस्क एंड रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन द मार्केट। जो ये हमारी अप्रोच है वो हेल्प करेगी कंपनी को कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में उसको कैपिटलाइज कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके, अपनी ग्रोथ के लिए रिस्क को मिटिगेट कर सके और रिस्पॉन्ड कर सके जो भी मार्केट में थ्रेट्स है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से दोबारा से रिवाइज करते हैं। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट्स इज अ प्लान स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज़ एन अडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग बिजनेस सिनेरियोस। ठीक है, अब सेकेंड आ जाते हैं कि जो कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है वो प्रोएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव होती है और पार्टली रिएक्टिव होती है। जब पार्टली प्रोएक्टिव होती है तो क्या होता है
पहले कंपनी एनालाइज करती है सारे पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोज को, फिर वो एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बनाती है, क्रिएट स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एंड सेट प्रोसीजर्स एंड वर्क ऑन दोज स्ट्रैटेजीज इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर, पहले से जो उसने डिटरमाइन करें उसके मैनर पे वो वर्क करती है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए आपके प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी के। फिर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कब आती है पिक्चर में? तब आती है जब देयर आर मार्केट डेविएशन, देयर आर डेविएशंस फ्रॉम वॉट वी हैव प्लान एंड वॉट एक्चुअली हैपेंड। जब उसके बीच में कोई डेविएशन आता है तब रिएक्टिव स्ट्रैटेजी पिक्चर में आती है। जैसी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी पिक्चर में आती है तो हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, ऑल्टर करना पड़ता है अपनी प्रेजेंट स्ट्रैटेजीज को, ठीक है। और वो प्रोवाइड करती है वेज एंड मीन्स, वो हमें प्रोवाइड करती है वेज एंड मीन्स टू कोप विद द नेगेटिव फैक्टर्स। जो मार्केट में नेगेटिव फैक्टर्स आ गए हैं उससे कोप करने के लिए हमें हेल्प करती है, प्लस हमें हेल्प करती है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में डेवलप हुई है उसकी हम एडवांटेज कैसे उठा सकें और टेक एडवांटेज फ्रॉम एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जो होता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का अलाउ करता है फर्म को बोथ एंटिसिपेट द फर्म द फ्यूचर ट्रेंड्स यानी और मार्केट ट्रेंड्स, ठीक है। ये होगी प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्ट इफेक्टिवली टू द इमीडिएट मार्केट चेंजेस, जैसे ही मार्केट में चेंजेस उससे रिएक्ट करना, ये हमारी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम एक कंपनी के लिए प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले अगर प्रोएक्टिव बनानी है तो उसमें हम बता देंगे कि कस्टमर उसको मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना चाहिए, उसको रिसर्च करनी चाहिए कस्टमर नीड्स की और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करने चाहिए। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के लिए हम बोलेंगे कि जैसे जैसे कंपनी एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसको अपनी स्ट्रैटेजी को वैसे ही अडेप्ट करना चाहिए, उसी हिसाब से चेंज करना चाहिए। एग्जाम्पल में हम इसको रिटेल स्टोर का जो मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया है वो हम दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लास्ट में हम लिख देंगे जो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की कॉम्बिनेशन का अप्रोच है उससे हेल्प होता है जो अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रोथ की उसको कैपिटलाइज करने में, रिस्क को मिटिगेट करने में और रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स इन द मार्केट। तो ये हो गया अपना प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। अब फटाफट से इसके क्वेश्चंस पढ़ देते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, स्ट्रैटेजीज प्रोएक्टिव इन एक्शन, रिएक्टिव इन एक्शन, ब्लेंड। तो सबसे पहले इसका ब्लेंड आंसर आएगा। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज प्लान स्ट्रैटेजी, अडेप्टिव स्ट्रैटेजी, इसका अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। Strategic management enables an organization to dash instead of companies just responding to threats in their business environment. Strategic management enables an organization to be proactive instead of companies just responding to be threats in the business environment. Read the following 3 statements. Strategy have short-term range implications. Strategy are action-oriented. Strategies are rigidly defined. ये गलत है, तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड। Then an organization during its strategy planning envisaged entire scenarios and created a strategy framework. But in meantime, after implementation, it realized that its framework is not effective in certain unique scenarios. What is the reason for the same? वो कह रही है कि भाई अब वो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है जो अब के जो सर्कमस्टांसेज है उसमें मेरी ठीक नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो सकता है कि भाई स्ट्रैटेजी जो होती है वो पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव होती है और लैक ऑफ एनालिसिस यही होगा, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं मिस्टर परवेश प्रकाश एंड मिस्टर पाल आर पार्टनर्स इन द थ्राइविंग बिजनेस वेंचर। रिसेंटली दे हैव बिकम अवेयर ऑफ देयर एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन विद देयर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। उनको अभी भी पता चला है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमसे डिससेटिस्फाई हैं। जो प्रकाश है वो चाह रहे हैं कि हम इस सिचुएशन को पहले से ही बता दें, एम्प्लॉयज़ की मदद कर दें, उनको हेल्प कर दें। और मिस्टर पाल कह रहे हैं कि भाई अभी रुक जा, जब एम्प्लॉयज़ कुछ बोलेंगे, आउटबर्स्ट होगा तब हम उसकी हेल्प करेंगे। तो बताओ इन दोनों में से स्ट्रैटेजी क्या है भाई? जो पहले वाला प्रोएक्टिव है, दूसरे वाला रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी आंसर, ठीक है। ये हो गया आपके MCQs। अब जो क्वेश्चन है इसके वो सारे क्वेश्चन जो मैंने ऊपर 10 पॉइंट्स आपको दिए वो सारे कवर हो जाएंगे। एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ABC एक रिटेल चेन है जो कि रेगुलरली मॉनिटर करती है अपने कंज्यूमर ट्रेंड्स और सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी को, यानी कि ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कर रही है क्योंकि वो क्या कर रही है, अपने सारे मॉनिटर कर रही है कंज्यूमर ट्रेंड्स को। द रिटेल चेन ट्रैक्स कंज्यूमर ट्रेंड्स टू एडजस्ट इट्स ऑफरिंग्स एंश्योरिंग दे मीट कस्टमर नीड्स। साइमल्टेनियसली इट मेंटेन्स अ फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन। फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन क्यों मेंटेन कर रखी है? ताकि कोई भी कल को कोई भी चेंज हो जाए मार्केट सिनेरियो में तो वो अपने आप को उसमें ढाल सके। तो ये एक रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है उसकी। उसको हेल्प करता है ABC रिटेल चेन को कि वो एंटीसिपेट कर पाए मार्केट शिफ्ट को और अडॉप्ट कर पाए उनको इफेक्टिवली। तो हमें बताना है कि किस टाइप की स्ट्रैटेजी ये एम्प्लॉय कर रहे हैं। अगेन कंबाइंस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, मॉनिटरिंग कस्टमर ट्रेंड्स एंड एडजस्टिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स अकॉर्डिंगली डेमोन्स्ट्रेट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच। ऑन द अदर हैंड, मेंटेनिंग अ फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन डिमांड इफेक्टिवली मीन्स अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो ये आपका
आगे आ जाता है, दिस डुअल स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोएक्टिव ट्रेंड मॉनिटरिंग एंड रिएक्टिव सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द रिटेल चेन टू एंटिसिपेट मार्केट शिफ्ट एंड अडेप्ट टू देम इफेक्टिवली एंश्योरिंग इट्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेम पॉइंट अभी हमने ऊपर कवर कर लिया। अब भाई इन्होंने बोला है कि इमेजिन यू आर अ स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट, आप इमेजिन करो आप एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हो जो कि एडवाइस कर रहे हैं रिटेल कंपनी को इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स, क्योंकि उस कंपनी फेस कर रही है ऑनलाइन रिटेलर से कंपटीशन। The company is considering several strategic options to improve its market position. Using the concept that strategy is partly proactive and partly reactive, explain how the company can develop a strategic approach. मैंने आपको बताया था अपने अभी नोट्स में ऊपर रिवीजन करते हुए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप हमें बताओ कि अभी जो है एक कंपनी फेस कर रही है कंपटीशन, तो उसके लिए एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बना के दिखाओ। तो इसका आंसर वही सिंपल है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ेगा, proactive analyze market trends and customer preferences to identify opportunities for growth, और फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करें मार्केट रिसर्च के अंदर और अपनी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं वो उसको कस्टमर की नीड्स के हिसाब से उसको दें। देन रिएक्टिव स्ट्रैटेजी में मैंने आपको बताया था कंपनी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर टू रिएक्ट टू चेंजेस इन द मार्केट एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल अगर कॉम्पिटिटर लॉन्च कर रहे हैं न्यू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, तो कंपनी को भी क्विकली असेस करना चाहिए और इम्पैक्ट उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना चाहिए और डेवलप करना चाहिए अपना रिस्पॉन्स। By combining proactive and reactive strategies, retail company can develop a comprehensive approach to addressing the challenges of increasing competition of online retailers. This approach will allow the company to capitalize on opportunities, ये अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था, to capitalize the opportunities for growth and also mitigating risk and responding to the threats in the market. चलो अब यमी एंड टेस्टी फूड्स जो है वो सक्सेसफुली compete कर रहे हैं एक बिजनेस में रेडी टू ईट स्नैक्स में। यमी क्या करता है, वो पायनियर है और इंट्रोड्यूस करता रहता है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि वो प्रोएक्टिव है। अब टेस्टी फूड क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है सिमिलर प्रोडक्ट, जैसे जैसे यमी करता है उसको कॉपी करता है, तो वो रिएक्टिव है। ये एप्पल और रेडमी वाला केस है यहाँ पे। तो डिस्कस करो स्ट्रैटेजिक अप्रोच दोनों कंपनियों की, तो यमी प्रोएक्टिव और आपका टेस्टी रिएक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। यही सेम एलाबेला और जस्ट बी के अंदर भी है। एलाबेला जो है इस क्वेश्चन के अंदर नई नई चीज़ें लेके आता रहता है, जैसे कोविड आया था उसने न्यू डाइनिंग का कॉन्सेप्ट ले आया था, कैंडल कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग, न्यू कैटेगरी ऑफ फूड उसने फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी लॉन्च कर दी, वो सब करता रहता है। तो ये बता रहे हैं कि आप बताओ दोनों की क्या अप्रोच है। तो एलबेला प्रोएक्टिव है और आपका जस्ट बी रिएक्टिव है। ठीक है, तो एलबेला इज़ फूड प्रोएक्टिव एंड जस्ट बी इज़ फूड रिएक्टिव। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए इतने डिटेल में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जो हमने ऊपर सारे के सारे नोट्स पढ़े हैं उसके अंदर ये सारे आंसर कवर हो गए हैं। आपको पढ़ने हैं तो ये क्वेश्चन डिटेल में आप पढ़ भी लेना, आपको एक एक पॉइंट जो इसके अंदर आंसर में ऊपर कवर मिलेगा। देन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज है प्लान स्ट्रैटेजी, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथन द कंपनीज ओवरऑल पोजीशन। These are outcomes of management analysis and strategic thinking about the company situation and its conclusion about positioning of the company in the marketplace. If done well, it helps the company to effectively compete for buyer patronage. ये इन्होंने बताया हुआ है कि हम इसकी कंपनी की स्ट्रैटेजिक अप्रोच बताओ, तो उन्होंने बताया हुआ है कि कंपनी एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आ रही है। जब प्रोएक्टिव अप्रोच है वो हेल्प करती है कि कस्टमर जो है ज़्यादा सेटिस्फाई रहता है, उसको एक माइंड में एडवांटेज मिलती है कंपनी को कस्टमर के माइंड में। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के अंदर वही होता है कि अडेप्टिव स्ट्रैटेजी होती है और इट इज़ ऑलवेज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू फुली एंटिसिपेट और प्लान फॉर चेंजेस इन द मार्केट। देयर इज ऑल्सो अ नीड टू अडेप्ट स्ट्रैटेजी एज न्यू लर्निंग्स इमर्ज अबाउट विच पीसेज ऑफ स्ट्रैटेजी आर वर्किंग वेल एंड विच आर नॉट। अब आगे चलते हैं। ये आपका वही है स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो कमल स्वीट कॉर्नर है वो उसकी सेल्स कम हो रही है मार्केट से, उसने एक स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट को बुलाया, उसने एडवाइस किया कि आप जो है एक दही समोसा करके चीज़ है उसको बनाना बेचो, आपकी सेल बढ़ जाएगी, कुछ इनोवेशन लाओ अपने प्रोडक्ट्स में। जब वो लेके आए तो उनकी सेल बढ़ गई। तो बताना है कि ये स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो एक स्ट्रैटेजी रिएक्टिव है क्योंकि जब सेल्स कम हुई तो कमल जी ने स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट को हायर किया। एंड स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव हमने ऊपर अभी डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट कि स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव अच्छे से कवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से इसको तो मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद भी करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा केस भी बना देगा, तब भी लास्ट में लिख देगा कि by analyzing the above case scenario please define what are the benefits of strategic management, what are the importance of strategic management। तो आपको सिंपल 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से 5 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द वेटेज आपको लिखने हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 2 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये जो है सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये तो पूरे होने ही होने चाहिए। और उसके अलावा जो है 5-6 और ऑब्जेक्टिव्स है या बेनिफिट्स है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। तो जो पहले 2 हैं वो क्या हैं? सबसे पहला है डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म इट्स कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहला क्या है? टू डेवलप core competencies and create competitive advantage, to develop core competencies and create competitive advantage। जब हम core competencies बना लेंगे और creative competitive advantage को create कर लेंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर देंगे। सेकेंड, इट गाइड्स द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होती है वो गाइड करती है कंपनी को जो भी उसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होने वाले हैं उनसे रिलेटेड। तो इट गाइड्स द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, पर्टिकुलरली इन अ टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर लेना। इसका रीज़न ये है, एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है जिसके अंदर वो आपसे पूछे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, पर्टिकुलरली इन अ टर्बुलेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करो कि जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है वो कंपनी के सर्वाइवल और ग्रोथ में एक मेजर अहम हिस्सा निभाता है, ठीक है। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, सर्वाइवल के अंदर अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं होता तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। जब मार्केट टर्बुलेंस होता या मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे एप्पल के साथ अभी हुआ कि टैरिफ वॉर हो गई, ठीक है। अगर उसका कोई उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो उस वॉर से लड़ेगी कैसे, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें बताया हुआ है कि इन अ टर्बुलेंट एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड चेंजेस, बार बार चेंज होती रहती है एनवायरनमेंट, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है कि उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करे और रिस्पॉन्ड करे उस एनवायरनमेंट से इफेक्टिवली। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू adapt and respond effectively to the changing environment by developing core competencies and competitive advantages। जब हम अपनी core competency डेवलप करते हैं और competitive advantage डेवलप करते हैं तो organization becomes better equipped to navigate unexpected disruptions and stay relevant in the market, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेटर इक्विप्ड हो जाती है कि वो जितनी भी अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शंस है वो उनको नेविगेट करे, उनसे निकल जाए और रेलेवेंट रहे मार्केट में। सेकंड, ग्रोथ। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्वाइवल तो ठीक है कि जब टर्बुलेंट एनवायरनमेंट होती है तो हमें सर्वाइवल में कैसे हेल्प करती है? अपनी बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बनाकर। अब वो ग्रोथ में कैसे हेल्प करती है? ग्रोथ में हेल्प करती है कि जब मार्केट चेंज हो रही होती है तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको वो अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज करने में हेल्प करती है हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गोज बियॉन्ड सर्वाइवल। इट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, innovate and create value for its customers. By leveraging core competencies and competitive advantages, the organization can capture market share, expand its offerings and achieve sustainable growth. अब आगे चलते हैं। अब आगे वाले जो 6 पॉइंट्स हैं वो आपके आ जाते हैं कि बेनिफिट्स क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स थे वो थे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फिर अगला सर्वाइवल और ग्रोथ क्या था? क्वेश्चन आपसे जब पूछे कि जो भी टर्बुलेंट एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है ग्रोथ और एक्सपेंशन के अंदर, उसको एक्सप्लेन करो। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि सर्वाइवल के अंदर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, इट हेल्प्स इन सर्वाइविंग एंड कोप अप विद द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड सेकंड, ग्रोथ के अंदर जैसे ही कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो उसकी एडवांटेज लेने में हमें हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब आगे के 6 पॉइंट्स हमें जो एडवांटेजेस लिखने हैं उसको अपन याद करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी, इट प्रोवाइड्स मिशन एंड गोल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी, इट हेल्प्स डिफाइन द गोल्स एंड मिशन। पहला पॉइंट, पहला किसी भी कंपनी में क्या होगा? हमें डायरेक्शन चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब नया काम शुरू करता है तो उसको क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन चाहिए होती है और उसको अपना गोल और मिशन चाहिए होता है। तो ये तो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने पहला पॉइंट कर दिया। अब जब हमारी डायरेक्शन मिल गई और हमें गोल्स और मिशन मिल गई तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमने उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बनाए वो प्रोएक्टिव हो और रिएक्टिव भी हो, वो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का ब्लेंड हो।
ताकि कोई भी कल को चेंजेस आए, तो कोई भी प्रॉब्लम आए बिजनेस एनवायरनमेंट में तो हम उससे कोप अप कर पाएँ। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर। इट हेल्प्स देम इन वर्किंग विद इन वेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट एंड शेपिंग इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग कैरिड अवे बाय इट्स टर्बुलेंस और अनसर्टेनिटीज। पहला पॉइंट, गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी, इट प्रोवाइड्स goals and mission of the company. Second, it helps an organization to be proactive instead of reactive so that it does not carried away by the turbulence or uncertainties. ठीक है। अब थर्ड, जब हमने प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बना ली, अब हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस। जितने भी हम डिसीजन लेंगे उसका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कि हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज बिजनेस, प्रोडक्ट्स, मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग, फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है आपको फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर बिजनेस डिसीजंस लाइक प्रोडक्ट, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन सब जो भी इस टाइप के आपके वो होते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट उनको लेने के लिए आपको हेल्प करता है, उनको लेने के लिए आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद अब आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जब आपको फ्रेमवर्क मिल गया तो आपको प्रिपेयर करता है कि आप फ्यूचर को फेस कर सको और एक पाथ फाइंडर की तरह हेल्प करता है टू वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जब आपने पूरा फ्रेमवर्क बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, तो अब वो आपको हेल्प करता है कि आप अपना जो फ्यूचर देख रहे हो कंपनी के लिए उसको देख सको, और एक पाथ फाइंडर की तरह हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कि जो जो अपॉर्चुनिटी आपको रास्ते में मिलती जाए आप उसको लेते जाओ, आप उसको यूज़ करते जाओ। देन जब आप अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होता है कि वो अपॉर्चुनिटी से आप कभी गिर ना जाओ कहीं पे। ठीक है, तो इट एक्ट्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिट हॉल्स। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह खड़ा रहता है अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। फिर जब आप इससे भी बच गए, मिस्टेक्स और पिटफॉल से बच गए, तो अब आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है एनहेंस द लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस। अब आपका बिजनेस चलता ही रहेगा, तो इट हेल्प्स इन द लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस विद द स्टेट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड डायनामिक एनवायरनमेंट। इट मे बी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अ क्लियर स्टैंड इन द रिलेटेड इंडस्ट्री एंड मेक श्योर दैट इट इज नॉट जस्ट सर्वाइविंग ऑन लक। ठीक है, और लास्ट आपका जो हमने ऊपर पढ़ा, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये आपके हो गए 10 पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंस के अंदर याद करने हैं। तो आपको अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो सबसे पहले जो 2 पॉइंट्स थे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, वो था इट हेल्प्स इन डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसीज एंड बिल्डिंग competitive advantage that helps in outperforming the competitors. Second point था it guides the company towards वेरियस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। देन उसके बाद आपका आ जाता था सर्वाइवल और ग्रोथ वाला पॉइंट कि वो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्वाइव करवाने में भी हेल्प करता है और ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। फिर आपके जो है आगे पॉइंट्स आ जाते हैं कि फर्स्ट वो डायरेक्शन देता है, कंपनी को डायरेक्शन देता है और उसकी मिशन और गोल्स बनाता है। जब डायरेक्शन मिल गई, गोल्स मिल गए, तो उसके बाद जो है वो कहते हैं कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ दैट इज़ नॉट ओनली प्रोएक्टिव बट रिएक्टिव ऑल्सो। जब आप रिएक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों स्ट्रैटेजी बना लेते हो तो आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए, तो वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजी टू बी इम्प्लीमेंटेड। उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सको। जब आपने स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट भी कर दी तो उसके बाद जो है वो आपको हेल्प करता है कि जो भी आपके मेजर डिसीजंस है बिजनेस में, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, उसका आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो। देन उसके बाद जो है वो आपको फ्यूचर को फेस करने के लिए प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और जब फ्यूचर के लिए फेस करता है तो जो भी उसको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है वो उसका कैसे एडवांटेज उठा सकता है, इसके लिए हेल्प करता है। जब वो अपॉर्चुनिटी देखने जाता है तो उसको कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है कि वो कहीं पे गिर ना जाए, कोई मिस्टेक्स या पिटफॉल्स में गिर ना जाए, तो वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और जब ये सब कुछ हो जाता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म से उसको बच भी जाता है, तो हेल्प करता है लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस चलता ही रहे। तो ये आपके हो गए इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट।
इसके जो क्वेश्चंस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही 4 से 5 आपको हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस लिखनी होगी। आप इसका क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको ईजिली इन्हीं 5 पॉइंट्स में से पाँचों पॉइंट या 2 पॉइंट कोई भी लिखने होंगे डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो लिमिटेशंस जो है बहुत ही सिंपल है, 4 लिमिटेशंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। फर्स्ट, जो एनवायरनमेंट होती है वो हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जज करना और बार बार चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो हमने एस्टिमेट किया होता है वो हो सकता है गलत चला जाए हमारा। तो फर्स्ट लिमिटेशन है स्ट्रैटेजी जो एनवायरनमेंट होती है बिजनेस एनवायरनमेंट वो हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट होती है, तो वो डिफिकल्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, और वी मे ऑफुली गो रॉन्ग इन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई है उसमें हम गलत जा सकते हैं। सेकंड होता है कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसकी वजह से जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के वो भी डिले हो जाते हैं, क्योंकि हर बार स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। थर्ड, इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, आपको स्ट्रैटेजी एनालिस्ट हायर करने पड़ते हैं अपने पास, और फिर उनको अच्छा खासा पे करना पड़ता है, रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके आपकी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन पाती है। तो इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। एंड लास्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्सेज टू अ फॉर्म स्ट्रैटेजी। जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई वो बहुत ही डिफिकल्ट है इन चेंजिंग बिजनेस सिनेरियो, जहां हर कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपकी स्ट्रैटेजी के लिए कैसे रिएक्ट करेगा वो पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो 4 आपके लिमिटेशंस है। पहला क्या है आपका लिमिटेशन, जो एनवायरनमेंट है वो हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट होती है, जिसकी वजह से वी मे ऑफुली गो रॉन्ग। देन सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज वी नीड टू हायर स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट्स टू मेक अ स्ट्रैटेजी। एंड लास्ट जो है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली estimate the competitors responses towards the firm's strategies। तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों टॉपिक्स कवर हो गए हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। जो लिमिटेशंस के क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे देख लेना। इन क्वेश्चंस को मैं इसलिए नहीं पढ़वा रहा क्योंकि एक भी क्वेश्चन कोई भी ट्रिकी नहीं है। इसके अंदर स्ट्रेट अवे आपसे पूछा गया कि लिमिटेशंस बता दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, और आपको जो मैंने ऊपर आपको 4 समझाई हैं वही आपको 4 इसके अंदर लिखना है। फिर भी आप चाहो तो ये नोट से ये क्वेश्चंस पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर गेटिंग योर टाइम एंड सीइंग दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताना, और मैं आपको डेली बेसिस पे ऐसी ही वीडियोस अब डालता रहूँगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।